This is the name of the poem. This is the name of the textbook, Beehive, and the name of the poem is Road Not Taken and it is composed by Robert Frost. Robert Frost जो है बच्चों वो एक अमेरिकन पोएट हैं। तो यहाँ इस पोयम में ऑटम सीजन का दृश्य जो है वो बताया गया है और उन्होंने बहुत ज्यादा जो कविताएं हैं वो प्रकृति पर बेस्ड लिखी हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति की झलक जो है वो दिखाई देती है, तो इस कविता में भी आपको दिखाई देगी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में टाइटल के नीचे एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है और इस ब्लू बॉक्स में जो लिखा है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पहले तो हम टाइटल को समझेंगे। द रोड नॉट टेकन, रोड का मतलब होता है सड़क, मार्ग, और ऐसा मार्ग जो अभी तक नहीं चुना गया। नॉट टेकन, टेकन, टेकन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ टेक। टेक का मतलब होता है लेना, टेक, टुक, टेकन, यानी ऐसा मार्ग जो अभी तक चयन जिसका नहीं किया गया। तो यहाँ पर वास्तविक मार्ग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सड़क पर चलने की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से यहाँ पर बात हो रही है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें जो मार्ग चुनना पड़ता है, कई बार ऐसे मुकाम आ जाते हैं कि हमारे आगे दो मार्ग होते हैं, हमें उनमें से एक का चयन करना पड़ता ही है। अभी आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, क्लास 9th के बाद आप 10th में जाएंगे और 10th में जाने के बाद आपको सब्जेक्ट का चयन करना होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के चयन की बात हो रही है कि आपसे जीवन में ऐसे फैसले ना हो जाएं जिनके लिए आपको बाद में पछतावा हो। तो आइए ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है इसे पढ़ते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोएम है, कविता है, ये वेल नोन है, यानी जानी मानी कविता है, इसको सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, सभी पढ़ चुके हैं। एंड इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, और ये चॉइसेस यानी निर्णय लेने के बारे में है कि हम अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं, जिन चीजों का चयन करते हैं, उसके बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और ऐसे चॉइस, ऐसे चयन जो हमारे भविष्य को शेप देते हैं, यानी उसको आकार देते हैं। हम बड़े होकर जो भी बनते हैं उन चॉइसेस के कारण, उन चयनों के कारण बनते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिका के कवि है, हु राइट्स सिंपली बट इनसाइटफुली, जो कि सिंपली यानी बहुत साधारण कविताएं लिखते हैं, लेकिन उनकी कविताएं पैनी दृष्टि वाली होती हैं। इनसाइटफुली मतलब पैनी दृष्टि वाली है। तो वो सामान्य कवि, बहुत ही साधारण विषयों पर लिखा है, लेकिन बहुत ही पैनी दृष्टि से परखने के बाद उन्होंने उन विषयों पर लिखा है। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, किसके बारे में लिखा है? सामान्य, बिल्कुल मामूली से एक्सपीरियंस यानी तजुर्बे, जो जीवन के तजुर्बे जो हम जीते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, उन तजुर्बों के ऊपर उन्होंने छोटे छोटे विषयों को लेकर कविताओं की रचना की है। तो कितनी बातें हमने इस ब्लू बॉक्स से सीखी कि दिस पोएम इज अबाउट द चॉइसेस। ये चॉइसेस के बारे में है, निर्णय लेने के बारे में है, जो जिन पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है और हमारे जीवन को आकार मिलता है। यहां से यही जाना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट है, जो कि सिंपल राइटिंग्स यानी साधारण रूप से साधारण लेखनी में लिखते हैं, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं वो इंसाइटफुल यानी बहुत ही पैनी दृष्टि वाली होती हैं, और वो कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस का उन्होंने अपनी कविताओं के थ्रू वर्णन किया है। आगे चलते हैं। देखिए, हियर इज अ पिक्चर बिफोर यू। आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक रोड है और जो आगे चल के दो भागों में विभाजित हो गई है। अब यहाँ पे वो दो मार्ग दर्शा रही है और यहाँ उसके चारों ओर येलो कलर के ट्रीज हैं, येलो कलर के जंगल यानी जंगल दिखाई दे रहा है और उसमें येलो ट्रीज हैं। अब येलो कलर किस चीज को बताता है बच्चों? येलो कलर बताता है कि पत्ते जो है पेड़ों के वो धूप खा खाकर सिक गए हैं, पीले पड़ गए हैं। यानी हमारे भारतवर्ष में इस मौसम को हम कहते हैं पतझड़ का मौसम, और अमेरिका में इसे कहते हैं ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन ऐसा सीजन है, ऐसा मौसम है जिसमें पेड़ अपने पत्तों को शेड करते हैं, झड़ा देते हैं, गिरा देते हैं, और वो पत्ते जो है मार्ग पर पड़े हुए हैं। आगे चलिए, अब हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। द रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth.
then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. तो बच्चों, आपने कविता का रेसिटेशन, कविता का पाठ ध्यान से सुना। इसके बाद आपको स्वयं इस पोयम को रिसाइट करना है। कविता के पढ़ने को हम रिसाइट करना कहते हैं, रेसिटेशन कहते हैं। You will also practice reciting the poem as I did before you. जैसा मैंने आपको पढ़ के बताया, आप भी इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। अब इसके हम मीनिंग समझते हैं, अर्थ समझते हैं। नोट डाउन इन योर नोटबुक, जहां कहीं आपको कठिनाई आए आप इसको नोटबुक में नोट करते चलेंगे। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा। हम पहले स्टेंजा से शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। देखिए, अभी आपको चित्र के माध्यम से बताया गया था कि दीज आर द टू रोड्स। पहले ये एक सड़क थी, एक मार्ग था, अब ये टू रोड्स हैं एंड दे आर डाइवर्स्ड। डाइवर्स्ड का मतलब होता है सेपरेटेड, विभाजित होना। दिस सिंगल रोड इज डाइवर्जिंग इनटू टू रोड्स। ये जो एक सड़क है अब ये दो रोड्स में विभाजित हो रही है। और कहाँ हो रही है? इन येलो वुड्स। ये देखिए, येलो वुड्स यानी पीले जंगल में विभाजित हो रही है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और जो पोएट है वो पोएट वहां खड़ा हुआ है और वो खड़े होकर ये सोच रहा है कि सॉरी, मैं इन दोनों रोड्स को नहीं ट्रेवल कर सकता। यानी बोथ, यानी ये जो टू रोड्स हैं इनके लिए बोथ शब्द आया है, दोनों। ये दोनों ही रोड्स पर ट्रेवल करना, यात्रा करना मेरे लिए संभव नहीं है। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक यात्री हूं। लॉन्ग आई स्टूड, मैं खड़ा हुआ हूं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक सड़क पर मैं देख रहा हूं एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मेरी नजर जा सकती है उतनी दूर तक मैं इस रोड को देख रहा हूं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और ये कहां तक जाती है? जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वहां पर क्या है? अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ यहां पर आया है छोटे वन के लिए। ऐसा स्थान जहां पर वृक्ष जो है, पेड़ों का घना जो एरिया है, क्षेत्र, वो दिखाई देता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं, जंगल कहते हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो पोएट, कवि स्वयं अपने आप को इस रोड पर खड़ा होकर कह रहा है कि यहाँ पर दो डाइवर्स रोड्स हैं, दो विभाजित सड़कें हैं जो कि पीले जंगल में जा रही हैं, और मैं एक हूं इसलिए मैं दोनों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक होने की वजह से लॉन्ग आई स्टूड, में खड़े होकर सोच रहा हूं कि एंड लुक्ड, और देख रहा हूं एज फार एज आई कुड, के जितनी दूर तक भी मैं देख सकता हूं। एंड टू वेयर इट बेंट, और वहां तक जहां तक ये रोड छोटे छोटे जो जंगल है, घना जंगल है, उसमें जाकर बेंट हुई है, मुड़ी है। तो यहाँ पर आपको इसको सिंबलाइज किया गया है, यहाँ पर इससे तुलना की गई है आपके जीवन के निर्णय की, कि आपके जीवन में भी ऐसा समय आएगा जब आपको निर्णय लेना होगा और आपको दो चीजें दिख रही होंगी, उनमें से आपको एक का चयन करना होगा। और अगर आपने बाय मिस्टेक गलत मार्ग चुन लिया, गलत रास्ता चुन लिया, तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा और आप फिर उस पहले वाले रास्ते पर लौटकर भी नहीं आ पाएंगे। तो निर्णय के समय, चॉइस के समय आपको बहुत ही केयरफुल होना है कि हमें किस मार्ग का चयन करना है। आगे बढ़ते हैं। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब यहाँ पर
पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं देन टुक द अदर, और मैं खड़े होके देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन मैंने टुक द अदर जो दूसरी रोड थी उसको लिया, उसका चयन किया। टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक, टुक का मतलब है लिया। जस्ट एज फेयर, क्यों लिया? क्योंकि वो फेयर है, एज गुड एज अदर, क्योंकि जैसी पहली सड़क दिख रही है, पहला मार्ग दिख रहा है, वैसा ही मुझे ये दूसरा मार्ग दिख रहा था, अदर यानी दूसरा। तो मैंने सोचा ये भी वैसा ही है और दूसरा भी वैसा ही है, तो मैं क्यों ना इसका चयन कर लूं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और यहां पर जो बेटर क्लेम का तात्पर्य है बेटर ऑप्शन, मुझे लगा कि ये जो चयन है, ये जो विकल्प है मेरे लिए बेहतर होगा, बिकॉज इट वॉज ग्रासी। और क्यों? क्योंकि ये ग्रासी था, इस मार्ग के ऊपर ग्रास यानी घास दिख रही थी, एंड वांटेड वेयर, और वांटेड वेयर का मतलब है हैड नॉट बीन यूज्ड, ऐसा मार्ग जो अभी तक यूज नहीं हुआ था, जिसका उपयोग नहीं हुआ था। तो यानी इससे पता चल रहा है कि जो पोएट है उस समय जब वो रोड का चयन कर रहा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने ये अंदाजा लगा लिया कि दोनों सड़कें जो हैं वो एक जैसी ही दिखाई दे रही हैं, और ये भी उसे पता है कि अगर मार्ग के ऊपर ग्रास है यानी उसको अभी कम लोगों ने उस रोड का चयन कम लोगों ने किया है, क्योंकि अगर उस पर ज्यादा लोग अभी चल गए होते तो ये जो ग्रासी है, ये ग्रास जो है वो कैसी हो जाती? मैश हो जाती, ये ट्रोडन हो जाती। Though as for that the passing there had warned them really about the same, तो passing there यानी अभी इसके ऊपर से ज्यादा लोग नहीं गुजरे हैं, अभी इस मार्ग को ज्यादा लोगों ने चयन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये अभी wanted where है, had not used by others। तो यही कारण है कि कवि को एहसास होता है कि मुझे ये जो मैंने रोड चुनी है ये सही चुनी है, इसको कम लोगों ने इस्तेमाल किया है, इस पर ग्रास है, तो मुझे यही मार्ग चुनना चाहिए। आगे यहाँ देखिए आप, यू कैन सी दिस इज येलो वुड, ये जंगल है, इसकी पत्तियां, इन पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ गई हैं और मार्ग के ऊपर, दोनों ही मार्गों के ऊपर आपको हल्की हल्की घास दिखाई दे रही है। तो पोएट जो है उसने सोचा अगर इस मार्ग पे जाता हूं तो भी वही चीज दिख रही है जो इधर दिख रही है, तो क्यों ना मैं इस पे चला जाऊं। और इस पे जाने के बाद वो बताता है कि व्हाई ही हैज चोजन दिस रोड, उसने इस रोड का चयन क्यों किया। नाउ वी विल कम टू थर्ड स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस प्रातः जिस समय मैंने इसका चयन किया, दोनों ही, बोथ का मतलब है दोनों ही मार्ग, इक्वली यानी एक बराबरी से मुझे ले यानी पिछे हुए थे, दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और इन रोड्स के ऊपर आप देखिए पत्ते, लीव्स पड़े हुए थे, ये जो ड्राई लीव्स हैं ये झड़ के यहाँ सड़कों पर पड़ी हुई थी। एंड नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन लीव्स के ऊपर अभी तक किसी ने कदम नहीं रखा था, और अगर कोई उस पे चलता तो वो ट्रोडन ब्लैक हो जाती, वो कैसी हो जाती? ब्लैक पड़ जाती, कुचली हुई हो जाती, मसल जाती, और उनका रंग भी बदल जाता, ब्लैक हो जाता। तो इसीलिए उसको लगा कि ये दोनों ही एक जैसी हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और अब यहाँ पोएट कहता है कि मैंने दूसरी वाली सड़क को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। फॉर अनदर डे आई केप्ट द फर्स्ट, जो पहली सड़क है जिसका चयन मैंने नहीं किया उसे मैंने दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि मैं ये जानता हूं कि हाउ वे लीड्स, वे मतलब रास्ता, कहां ले जाता है, और उस रास्ते में फिर आगे चल के और दो रास्ते निकल आते हैं। तो मैं ये जानता हूं कि जिस मार्ग का मैं चयन कर रहा हूं उस पर चलने के बाद मैं कितना आगे निकल जाऊंगा, उसमें आगे और कितने डाइवर्जन होंगे। यानी स्वयं पोएट ये रियलाइज करता है कि वो वापस इस रोड पर लौटकर फिर नहीं आ पाएगा। I doubted if I should ever come back, और I doubted, पोएट यहाँ आए कहकर अपने आप को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझे डाउट है, मुझे शक है कि मैं if I should ever come back, कि शायद ही मैं कभी अब इस दूसरे वाले जो फर्स्ट रोड जो उसने छोड़ी है इस पर लौट कर कभी आ पाऊं, वापस आ पाऊं। अब आगे चलते हैं। I shall be telling this with a sigh, अब यहाँ पर पोएट
फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं जब और बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। तो मैंने ये जो डिसीजन लिया है, जो मैंने ये चयन किया है, जो मैंने ये रोड का चॉइस किया है, इसको चुना है, इस पे आगे मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, जब मेरे ओल्ड डेज आएंगे और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो उस समय मैं अपने आप से कहूंगा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई मतलब होता है गहरी लंबी ठंडी सांसें भरना। तो मैं अपनी गहरी गहरी सांसें लेकर ये कहूंगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कभी सालों बीत जाने के बाद। हेंस का मतलब यहां पर क्या है, फ्यूचर में, भविष्य में मैं ठंडी ठंडी आहें भरते हुए ये कहूंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, कि दो मार्ग जो थे वो जंगल में विभाजित हुए थे, एंड I took the one less traveled by, और मैंने उस रोड का चयन किया था जिसके ऊपर कम यात्री चले थे, जिसका चयन कम लोगों ने किया था, and that has made all the differences। और जो कुछ भी मैं आज हूँ वह सब उसी चॉइस के कारण हूँ, उसी चयन के कारण हूँ, उसी निर्णय के कारण हूँ। तो ये जो पोयम है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने सिलेक्शन के बारे में, मार्ग के यानी अपने जीवन में आगे हमें क्या बनना है उस सिलेक्शन के बारे में आप कक्षा 9 के बच्चों को बता रहे हैं, आपको उससे अवगत करा रहे हैं कि कहीं पोएट की तरह। अब देखिए लास्ट स्टेंजा में पोएट ने ये बात छोड़ दी कि वेदर ही इज हैप्पी और नॉट, कि वह खुश है अपने इस निर्णय से या नहीं, क्योंकि यहाँ दो वर्ड्स ऐसे आए हैं जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि शायद पोएट अपने इस निर्णय से, जो उन्होंने सेकंड वाली रोड चूज की थी, उस निर्णय से खुश नहीं है, और हो सकता है वो खुश भी हो। तो यहाँ आपको यही बात समझाई जा रही है कि हम मार्ग ऐसा चयन करें, ऐसा निर्णय लें जिसमें हमें कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं करना पड़े, पछताना नहीं पड़े। क्योंकि यहाँ पोएम के थ्रू आपको बताया गया है कि जब हम किसी रास्ते का यानी किसी भी विकल्प का चयन करते हैं तो हमें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर दूसरा निर्णय लेते तो वहां नहीं करना पड़ता। हर चयन में, हर चॉइस में हमको डिफिकल्टीज तो फेस करना ही पड़ेंगी, और उन डिफिकल्टीज को फेस, लेकिन फिर भी हमें सोच समझकर, अक्लमंदी के साथ, होशियारी के साथ, क्लेवरनेस के साथ अपने लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो कि हम बहुत आगे निकल गए, अब हम लौट कर वापस नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप 10th क्लास में जाएंगे और आपको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, तो आपको सोच समझ कर लेना है कि आपको आगे करना क्या है, आपका लाइफ का एम क्या है, कैन यू अचीव दैट, क्या आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी आपके अंदर है। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको आपके लाइफ में अचीवमेंट की ओर, आपके गोल की ओर लेकर जाएंगी। अब आगे चलते हैं कि इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और मीनिंग है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। देखिए यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं, द पोएट इज स्टैंडिंग, मान लीजिए आप हैं ये, और ये टू डाइवर्स रोड्स हैं विच आर सीन इन दिस पिक्चर। नाउ यू हैव टू चूज द पाथ। देखिए यहाँ पर डार्क कलर दिखा है और यहाँ पे ब्राइट कलर दिखा है, और ये ग्रीन एरो से शो किया गया है और ये रेड एरो से। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है कि क्या चीज मैं चुनूं। मोस्ट प्रोबेबली आप ये ब्लू वाला जो साइड है इसको चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको रोशनी दिखाई दे रही है और यहाँ डार्कनेस दिखाई दे रही है। तो इट इज अप टू यू विच रोड विल यू चूज, कौन सा मार्ग आप चुने ये आप पर डिपेंड करता है। ऐसी स्थिति हर व्यक्ति, हर कक्षा 9, 10, 11 के बच्चे के जीवन में आती ही है, तो आपको बहुत सोच समझकर फैसला करना है। यहाँ पर ग्लॉसरी मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनको आपको नोटबुक में लिखकर याद करना है। डाइवर्ज का मतलब है सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, विभाजित किया गया, है ना। अंडरग्रोथ का अर्थ है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, झाड़ियों और पेड़ों की घनी जो घना है क्षेत्र, घना क्षेत्र जो झाड़ियों और पेड़ों से भरा हुआ है, यानी मान लीजिए छोटा सा जंगल, दैट इज कॉल्ड अंडरग्रोथ। नाउ वांटेड वेयर का अर्थ है हैड नॉट बीन यूज्ड, ऐसी चीज जिसका अभी तक यूज नहीं किया गया, उपयोग नहीं किया गया। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हेंस।
हेंस यहाँ इस पोएम में फ्यूचर के लिए यूज किया गया है, इसका मतलब है भविष्य, भविष्य में। यानी कवि बता रहा है कि जब भविष्य में वो बूढ़ा हो जाएगा तो सोचेगा कि उसका चयन उसने जो किया था उसी के कारण, जो कुछ भी वो है वो उसी निर्णय के कारण है। आगे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ? कवि अपने आप को कहां पाता है? एंड व्हाट प्रॉब्लम्स यानी क्या समस्याएं डज ही फेस, वो सामना करता है, किन समस्याओं का सामना करता है? योर आंसर इज द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ फॉग्ड रोड व्हाइल ट्रेवलिंग इन अ येलो वुड। पोएट जो है, ट्रैवलर जो है, वो एक वुड में खड़ा है, ऐसी रोड उसे मिलती है फॉग्ड रोड। फॉग्ड रोड यानी डाइवर्स रोड। डाइवर्स रोड को हम फॉग्ड रोड भी कहते हैं, जो दो मार्गों में बटी हुई है। जब वो येलो वुड्स की यात्रा कर रहा है, पीले जंगल की यात्रा करते समय उसे फॉग्ड रोड दिखाई देती है, वो अपने आप को वहां पाता है। एंड ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग बिटवीन द टू रोड्स, और उसे समस्या आती है इन दो रोड्स को, ये जो फॉग रोड्स हैं, इन फॉग रोड्स को चूज करने में, इनका चयन करने में उसे प्रॉब्लम होती है। एज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ एट द सेम टाइम, क्योंकि वो एक है और वो इन बोथ रोड्स को एक टाइम में, सेम समय में ट्रेवल नहीं कर सकता, नहीं चल सकता। नाउ डिस्कस what these phrases mean to you। बच्चों यहाँ पर 5 फ्रेजेस आपको दी गई हैं स्क्रीन पे। इन फ्रेजेस का मतलब पूछा है कि आप इनका अर्थ बताइए, यानी पोएम में आपने इनको पढ़ा तो आप इनसे क्या समझते हैं। फर्स्ट है अ येलो वुड, हम इसका मतलब आपको समझा चुके हैं। द फ्रेज अ येलो वुड सिग्निफाइज द ऑटमल सेटिंग ऑफ द पोएम। अब मैंने आपको बताया था कि ऑटम सीजन होता है, पतझड़ का मौसम, जिसमें पेड़ों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो पोएम है उसमें जो कवि ने कल्पना की है वो ऑटम की सेटिंग है, यानी ऑटम सीजन में कवि ने कल्पना कर कर इस पोएम को लिखा है। तो येलो वुड सिग्निफाइज द ऑटमल सीजन ऑफ द पोएम। नाउ द नेक्स्ट फ्रेज इज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। तो ये जो ग्रासी और वॉन्टेड वेयर है ये भी मैंने आपको समझाया, इसको और अच्छे से देख लेते हैं। द ग्रास ऑन द रोड दैट द पोएट डिसाइड्स टू टेक वॉज स्टिल अफ्रेश। ग्रास जो सड़क पर दिख रही है, ग्रास यानी घास, वो अभी तक फ्रेश है। अफ्रेश मतलब ताजी है। एंड द रोड सीम्ड लेस वॉर्न आउट, और पता चल रहा है कि इस रोड को अभी कम लोगों ने इस्तेमाल किया है। दिस implies that not many people had walked on it। इससे ये पता चलता है कि अभी इस रोड पर ज्यादा लोगों ने ट्रेवल नहीं किया है, ज्यादा लोगों ने इसका चयन नहीं किया है। Now the next phrase is the passing there। passing there का क्या मतलब है? passing there से मतलब है this refers to the people passing through the road। ये बता रहा है कि लोग जो कि इस रोड से गुजर रहे हैं, इस पर यात्रा कर रहे हैं, इस पर चल रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। लीव्स यानी पत्ते, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। आइए इस फ्रेज को समझते हैं। दिस मीन्स दैट देयर वेयर नो फुट मार्क्स ऑन द लीव्स strewn on the paths since nobody had walked on them। मैंने आपको कविता के अर्थ में भी समझाया था कि ट्रोडन ब्लैक, अभी जो लीव्स हैं वो कैसी है? नो फुट मार्क्स ऑन द लीव्स। इन पत्तियों के ऊपर अभी किसी के फुट मार्क्स नहीं है, पैरों के निशान। फुट मार्क्स यानी पैरों के निशान। और स्ट्यून का मतलब है फैली हुई। तो ये जो लीव्स यहाँ पर फैली हुई हैं उन पर अभी किसी के पैरों के निशान नहीं है। द पाथ्स सिंस नोबडी हैड वॉक्ड ऑन देम, क्योंकि अभी तक उन पर कोई चला नहीं है। नाउ द फिफ्थ फ्रेज इज बिफोर यू। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे फ्रेज का क्या तात्पर्य है? हियर द पोएट रिफर्स to the fact that one road always leads on to another and so on। ये लास्ट स्टेंजा में पोएट ने यूज किया है
कि इससे बताया गया है कि किस प्रकार एक रोड जो है, वन रोड ऑलवेज लीड्स ऑन टू अनदर एंड सो ऑन। एक रोड जो है आगे चलकर उससे फिर दो रोड निकल आते हैं और फिर उसके अलग अलग रोड से अलग अलग मार्ग जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इससे ये बताया गया है कि एक बार एक निर्णय लेने के बाद, एक मार्ग का चयन करने के बाद वापस लौट कर आना बहुत मुश्किल है, यहां तक कि नामुमकिन है। तो पहली बारी जो चयन किया जाए वो सही किया जाए। आगे देखते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन है, दिस सेकंड क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम। देखिए, पोएम की जो लास्ट टू लाइन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम। तो लास्ट टू लाइन्स जो है उसमें पोएट जो है वो डिफरेंस बताता है। अकॉर्डिंग टू द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, वन ऑफ द टू रोड वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय देन द अदर। यहां वो बताते हैं कि दो रोड्स में एक जो सड़क थी वो लेस ट्रेवल्ड थी, उस पर कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड द पोएट्स डिसीजन टू वॉक ऑन दिस रोड मेड ऑल द डिफरेंसेस इन हिज लाइफ। और पोएट का यह निर्णय, यह डिसीजन कि वह इस मार्ग पर चलेगा, इसी के कारण जो उसकी लाइफ है, उसका जो जीवन है, उसमें सारे डिफरेंसेस, सारे अंतर आए हैं। तो ये जो लास्ट टू लाइन्स था उसका डिस्क्रिप्शन था। अब यहां पर है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। अब इन्हीं लास्ट की दो पंक्तियों के ऊपर एक और प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया गया है, और देखिए, लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। जब वो पीछे मुड़कर देखता है उस रोड पर काफी आगे जाने के बाद, तो क्या उसे अपने डिसीजन पर, अपने निर्णय पर रिग्रेट करता है। रिग्रेट करना यानी पछतावा होना। तो आपका आंसर है, इन द लास्ट टू लाइन्स द पोएट सेज दैट he chose the less trodden road and that this choice made all the differences in his life। ये जो कम यात्रा की गई सड़क थी उसका चयन उसने किया, और उसी के कारण उसके जीवन में जो कुछ भी है आज वो उसी के कारण है। Whether he regrets his choice or accepts it is ambiguous। अब यह बात कि वह अपने इस निर्णय पर पछताता है या उसको एक्सेप्ट करता है, यहां पर डुअल मीनिंग है, यह स्पष्ट नहीं बताया गया है। द पोएट यूजेस वर्ड डिफरेंस विच डज नॉट क्लियरिफाई द implication whether good or bad। अब यहां जो पोएट ने डिफरेंस वर्ड का यूज किया है, इससे ये पता नहीं चलता कि उसको लास्ट में अच्छा है, उसका निर्णय अच्छा है या बुरा। However, the word sigh suggests that the decision was possibly more of regret than satisfaction। और एक और वर्ड उसने यूज किया है sigh, इससे भी पता चलता है कि कवि पछता रहा है या अपने निर्णय से संतुष्ट है। तो बच्चों